तुम बिल्कुल ठीक समझे हो नारायण जी। हम दोनों नहीं, तीनों मिले हुए हैं। तीसरा कौन? हमारा बॉस एयर कमांडेंट मिश्रा जी। और हमने सिर्फ पृथ्वी का क्रियाक्रम नहीं किया, हम तो तुम्हारे बॉस योगिंदर को भी नर्क में पहुंचाकर यहाँ आए हैं। मेरी बात सुनकर नारायण का चेहरा यकलख्त सफेद पड़ गया। वो कभी मेरी शक्ल देख रहा था तो कभी लांबा की, जैसे तवक्को कर रहा हो कि अभी अपने दावे से मुकर जाएंगे। मैं जानता था कि यही वो मरहला है जहां वो अपनी मौत यकीनी जानकर खुदकुशी से मिलती जुलती किसी हरकत से भी गुरेज नहीं करेगा। लिहाजा मैंने गुर्राते हुए उसे इंतबाह किया। कहा, कुछ देर और जिंदा रहना चाहते हो तो अपने हाथ सर से नीचे लाने की गलती न करना। मैंने जो कुछ कहा था वो महज धमकी नहीं थी। ये पैगाम नारायण तक बखूबी पहुंच गया था। उसके चेहरे पर अचानक पजमुर्दगी छा गई। उसी वक्त मैंने लांबा को मुखातिब किया। कहा, अपनी गन निकालो लांबा और इसे निशाने पर रखते हुए इसकी बगल में पहुंच जाओ। फिर निहायत होशियारी और चितराई से इसके लिबास से गन निकालो और अपने कब्जे में कर लो। फिक्र न करो, इसने गहरा सांस भी भरा तो मैं इसके माथे पर सुरंग खोद दूंगा। मैंने लहजे में सफाकी और कतयत फरावानी से शामिल की थी, जिसका हस्बे ख्वाहिश नतीजा बरामद हुआ। नारायण की दहशतज़दा नजरें मेरे पिस्तौल की नाल पर जमकर रह गईं। इस दौरान में लांबा ने उसका सर्विस रिवॉल्वर निकाला और उल्टे कदमों मेरे पास पहुंच गया। उसने वो रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दिया। मैंने अपने पिस्तौल का रुख बदस्तूर नारायण की तरफ रखते हुए वो भारी हथियार बाएं हाथ में थामा और उस पर तेजी से एक नजर डालकर अपने अंदाजे की तस्दीक कर ली। वो सर्विस रिवॉल्वर बिल्कुल लांबा के हथियार जैसा था और उस वक्त पूरी तरह लोड था। मैंने बाएं हाथ के अंगूठे से रिवॉल्वर का हैमर चढ़ाया और अगले ही लम्हे तेजी से अपना पिस्तौल बाएं हाथ में और वो रिवॉल्वर दाएं हाथ में थाम लिया। इससे पहले कि लांबा और नारायण मेरी इस हरकत का मतलब समझ पाते, मैं तेजी से 3 कदम आगे बढ़ा और नारायण की आंखों में मुंजमद दहशत नजरअंदाज करते हुए बहुत करीब से गोली चला दी। मैंने उसकी पेशानी के ऐन वस्त का निशाना लिया था, ताहम मेरे मुतहर्रिक होने की वजह से निशाना कदरे चुक गया और उसकी नाक की हड्डी तोड़ती हुई खोपड़ी के आर पार हो गई। उसका जिस्म झटका खाकर पीछे मौजूद अलमारी से टकराया और फिर वो फर्श पर पहलू के बल ढेर हो गया। मेरी ये हरकत लांबा के लिए भी गैर मुतवक्के थी। लिहाजा नारायण की मौत का यकीन हो जाने के बाद मैं मुड़ा तो उसके चेहरे पर खौफ और हैरानी के मिले जुले आसार नुमाया थे। मैंने उसे होश में लाने के लिए कदरे सख्त लहजे में कहा, क्या हुआ लांबा? तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज गए? हम इसे ठिकाने लगाने तो यहाँ आए थे ना। अच्छा हुआ हमें यही मौका मिल गया। मेरी बात सुनकर लांबा यूं चौंका जैसे किसी भयानक ख्वाब से बेदार हुआ हो। उसने बौखलाए हुए लहजे में पूछा, ये मर चुका है ना? मेरा मतलब है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, गोली आर पार हुई है। विश्वास नहीं हो रहा तो इसकी नाड़ी यानी नब्ज चेक कर लो। उसने नफी में सर हिलाया। मैंने उसे कहा, तुम ये बताओ कि कहीं गोली का धमाका पड़ोसियों के कानों तक तो नहीं पहुंच गया होगा। बल्कि तुम ऐसा करो, तुम हवेली की बैठक की खिड़की से झांक कर आसपास का अच्छी तरह जायजा ले लो कि सब ठीक तो है ना। ऐसा ना हो कि हम बाहर निकलें तो कोतवाल अपनी पुलिस नफरी के साथ घात लगाए हमारी राह देख रहा हो। लांबा ने इस बात में सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, परंतु गोली की आवाज पड़ोसियों के कानों तक पहुँचने का कोई खतरा नहीं है। हवेली के सीधे हाथ पर गेहूं का गोदाम है और उल्टे हाथ वाला कच्चा घर भी पुजारी जी का है, जिसमें वो किसी समय पर यात्रियों को ठहराते थे, परंतु उनके महापुजारी का कर्तव्य छोड़ने के बाद से ये खाली है। फिर भी तुम बैठक की खिड़की से बाहर झांक लो, मैं इतनी देर में उसकी तलाशी ले लेता हूँ। लांबा ये सुनकर कमरे से बाहर की तरफ चल दिया। उसके साथ ही मैं भी तेजी से आगे बढ़ा और फर्श पर फैले खून के छोटे से तालाब से खुद को बचाते हुए जल्दी जल्दी नारायण के लिबास की तलाशी लेने लगा। उसकी एक जेब से 125 रुपए के करीब नकदी और दूसरी जेब से दिया सिलाई और बीड़ी की साबित गट्ठी मिली। मैंने एहतियातन उसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा टटोला तो पता चला कि उसने कुर्ते के नीचे बंडी पहन रखी है। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बंडी की जेबों को अंदाजन टटोला तो बाईं जेब में कई कुंजियों पर मुश्तमिल एक गुच्छे की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नारायण के कुर्ते के नीचे हाथ डालकर कुंजियों का वो गुच्छा निकाल लिया। उनमें से 3 तो लोहे की आम सी कुंजियां थीं, अलबत्ता चौथी कुंजी न सिर्फ नुमाया तौर पर बड़ी थी बल्कि वो लोहे की बजाय पीतल की थी। मैं उस कुंजी का जायजा ले ही रहा था कि लांबा वापस लौट आया। उसने मुतमईन लहजे में कहा, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, अब मेरे साथ मिलकर जल्दी जल्दी इस अलमारी के खाने टटोलो और कपड़े वगैरह निकाल कर बाहर गिरा दो। हमें नारायण की मौत को चोरी चकारी के बीच हत्या की वारदात बनाना है। लांबा मेरी बात फौरन समझ गया।
कुछ ही देर में उस कमरे में सब कुछ उलट पलट हो चुका था। हम इस काम से फारिग हुए तो लांबा ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, इस कमरे में या आसपास किसी दूसरे कमरे में एक तिजोरी मौजूद है। मुझे नारायण की जेब से उसकी चाबी मिली है। हम उसे ढूंढ कर खाली कर दें तो चोरी चकारी वाले नाटक में जान पड़ जाएगी। लांबा ने पुरजोश अंदाज में मेरी तायद की। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। साथ वाला कमरा ख्वाबगाह था, जिसकी दीवार में खासी मजबूत दिखाई देने वाली बड़ी सी फौलादी तिजोरी जड़ी हुई थी। मैंने बिला झिझक पीतल वाली चाबी खांचे में डालकर घुमाई। तिजोरी का दरवाजा फौरन खुल गया, लेकिन सामने ही कई बंद खाने मजीद मौजूद थे। मैंने गुच्छे की बाकी कुंजियां आजमाई तो चंद बार की टमकटोइयों के बाद बारी बारी सब खाने खुल गए। इनमें से बड़े खाने में जेवरात के डिब्बे रखे थे। मैंने उन्हें बाहर निकाल कर रखा और लांबा को कहा, बिस्तर पर से एक तकिया उठाओ और उसका अस्तर उतार लो। लांबा मेरी बात का मतलब समझ चुका था। उसने एक तकिए पर से अस्तर उतारा और बारी बारी डिब्बे खोलकर उनमें मौजूद गुलबंद, टीके, झूमर और कंगन अस्तर में डालने लगा। मैं इतनी देर में तिजोरी के बाकी खाने खोलने लगा। इनमें से पहले में कई हजार की नकदी थी जो मैंने जेब में रख ली और दूसरा खाना खोला। अंदर देखा तो मखमल की एक पोटली नजर आई। मैंने उसे निकाला तो हल्की सी खनखनाहट सुनाई दी। अपने काम में मसरूफ लांबा ये आवाज सुनकर ही चौंका। मैंने इस अच्छी खासी बोझल पोटली के वजन का अंदाजा लगाना चाहा। वो कम से कम सेर भर की तो जरूर रही होगी। मुझे अंदाजा था कि ये मखसूस खनखनाहट अशरफियों की ही हो सकती है। ताहम मैंने खोल कर देखे बगैर वो पोटली लांबा की तरफ बढ़ा दी जो उसने तकिए के उसी अस्तर में डाल ली। तीसरे खाने में मलगजे कागजात के कुछ बंडल थे। वो जायदाद वगैरह की दस्तावेजात लग रही थी, लिहाजा मैंने उन्हें छेड़ना वक्त का ज़िया समझा। हमारा काम पूरा हो चुका था, लिहाजा मैंने लांबा को कहा, अब यहाँ से निकल चलो भैया, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। लांबा ने अजीब गंभीर से लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, हम पहले की तरह बाहर का ताला लगाते जाएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि नारायण के साथ क्या हुआ। 2-3 दिन इंतजार के बाद तुम किसी को मुसलसल गैर हाजिर नारायण का पता लगाने भेजना। वो हवेली के दरवाजे पर ताला लगा होने की इत्तला देगा। उसके बाद तुम। लांबा ने पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं समझ गया, आप अपना ये धन संभालें, नारायण वाले केस को मैं खुद संभाल लूंगा। मैंने सरसरी लहजे में कहा, अरे नहीं यार, इसे तुम अपने पास ही रखो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। लांबा ने तकिए के फूले हुए अस्तर का मुंह उसी के फीते से बांधकर गठरी की शक्ल दे दी और उसे जबरदस्ती मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, नहीं रोहित जी, मैं ये धन अपने पास नहीं रख सकता। भगवान न करे इनमें से एक चीज भी तलाशी में मेरे पास से निकल आई तो मेरे गले में फंदा फिट हो जाएगा। ये सब कुछ आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माले गनीमत थमाकर वो सीधा घर के दरवाजे की तरफ जाने वाली राहदारी की तरफ बढ़ा। मैं उसके पीछे पीछे था। तभी मुझे दाएं तरफ की दीवार गिर दरीचे में बैरूनी दरवाजे वाला भारी भरकम ताला रखा नजर आया। कुंजी उसी में लगी हुई थी। मैंने वो उठाकर बाएं हाथ में थाम लिया। इस असना में लांबा राहदारी में दाखिल हो चुका था और मुझसे कई कदम आगे था। मैं जो ही राहदारी में दाखिल हुआ वो अचानक रुका और तेजी से अपने कदमों पर घूमकर मेरे मुकाबिल 6-7 फुट के फासले पर टांगे फैलाकर खड़ा हो गया। मैंने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे अचानक क्या हुआ? तभी मेरी नजर उसके दाएं हाथ में मौजूद रिवॉल्वर पर पड़ी, जिसकी नाल का रुख ऐन मेरे सीने की तरफ था। मेरे दिमाग ने पलक झपकते में मुझे इंतबाह किया कि अगर उसका निशाना अच्छा न भी हो तो इतने कम फासले से मेरा गोली की जद से बचना मुश्किल है। मैं सूरत हाल की इस अचानक गैर मुतवक्के तब्दीली पर लम्हा भर के लिए मफलूज सा हो गया। उस गलीज शख्स के दिमाग में अचानक ये क्या खन्नास समा गया था। मैंने तवज्जो से देखा तो लांबा के तेवर खतरनाक दिखाई दिए। ताहम मुझे उस वक्त अपनी एक पेशबीनी का ख्याल आया तो दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मैंने शिकायत भरे लहजे में लांबा को ललकारा, तुम्हारी खोपड़ी तो नहीं फिर गई लांबा? ये गन क्यों तान रखी है मेरे ऊपर? क्या चाहते हो तुम? वो रिवॉल्वर पर अपनी गिरफ्त मजीद मुस्तहकम करते हुए बोला, तुम्हारे पाखंड का अंत हो गया मिस्टर रोहित। कुछ समय और जीवित रहना चाहते हो तो लूटे हुए धन का पोटला चुपचाप मुझे थमा दो। मैंने दिल ही दिल में उसकी हालत का मजा लेते हुए कहा, अजीब घोंचू मनुष्य हो तुम यार। मैं तो पहले ही तुम्हें दे रहा था, तुमने खुद ही इनकार कर दिया और अब बंदूक दिखाकर जबरदस्ती मांग रहे हो। लांबा ने ठोस लहजे में कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम केवल नाटक कर रहे थे। तुम इसे मुझे दे भी देते तो इसका कारण ये है कि तुम समझ रहे थे कि लाखों का ये माल कुछ समय के बाद सारे का सारा फिर से तुम्हारे पास पहुँचने वाला है, बल्कि तुम मेरी जेब की सारी नकदी भी हथिया लेते। मैंने उसे डपटने के अंदाज में सरजनिश की, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो लांबा, मैं तुम्हारी जेब क्यों साफ करूंगा? लांबा ने मेरी बात सुनकर जहरीला कहकहा लगाया। बोला, इसलिए कि हत्या करने के बाद अपने शिकार की जेब टटोलना और जो कुछ हाथ लगे अपने कब्जे में करना तुम्हारी आदत है।
मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पहुँचाने के बाद तुम्हारे लिए मैं भी फालतू हो जाता और तुम मुझे गोली मारकर मेरी लाश किसी जंगल में फेंक देते। उसने जो कुछ कहा था वो लगभग पूरा सच था। इसका मतलब है वो इतना बुद्धू नहीं था जितना अब तक खुद को जाहिर करता आया था। ताहम मैंने उसे मुखातिब करके मसालेहत भरे लहजे में कहा, तुम ये कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी हत्या करने की क्या जरूरत है? तुम तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। तुम अपने धंधे से धन इकट्ठा करोगे, मैं किसी भी वक्त तुमसे अपना हिस्सा वसूल करने वापस आ सकता हूँ। मेरी बात सुनकर लांबा एक बार फिर हंसा। बोला, मैं इतना भी नासमझ और मूर्ख नहीं हूँ मिस्टर रोहित। मुझे पता है तुमने नारायण को उसी के सर्विस रिवॉल्वर से गोली क्यों मारी। इसलिए कि मेरे सर्विस रिवॉल्वर की गोली भी उसी बोर की है। कोई जांच होती तो ये लगता कि उसे मैंने अपने हथियार से गोली मारी है। अच्छा चलो मान लिया तुम्हारे मन में मेरी हत्या का कोई ख्याल नहीं था, परंतु तुम्हारी हत्या करना तो अब हर ओर से मेरे फायदे में है। इस सारे धन के साथ तुम्हारे सूटकेस में भरी सारी राशि भी अब मेरी होगी जो तुमने हमसे हत्याई थी, और ये दोनों हत्या करने वाले दोषी को नरक में पहुंचाने की बधाई और प्रशंसा भी मुझे मिलेगी। मैंने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, अच्छा तो तुमने ये साजिश पहले से अपने मन में तैयार कर रखी थी, तो अब इंतजार किस बात का है? चलाओ गोली। चिंता न करो, मैं पीठ पर गोली खाने वालों में से नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। उसे यकीनन खुद पर मुसलसल हावी रहने वाले दुश्मन को बेबस और लाचार करने पर जबरदस्त तस्कीन मिल रही होगी। मुझसे इतने तवील मुकालमे करने का भी यही सबब था। वो मुझे मेरी शिकस्त और अपनी फतह पूरी तरह जता देना चाहता था। उस बेचारे को क्या पता था कि मैंने ऐसी किसी नामुवाफिक सूरत हाल के तदारुक का पहले ही बंदोबस्त कर रखा है। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने आखिर अपना असल रूप दिखा दिया। अब इंतजार न करो और चलाओ गोली। मेरे इस चैलेंज पर मुश्तिल होने की बजाय लांबा एक बार फिर हंसा। बोला, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही चित्र और होशियार व्यक्ति हो रोहित जी, परंतु इस समय तुम्हारी चितराई नाकाम रही है। मुझे पता है तुम मेरे हथियार के सामने इसलिए बहादुरी दिखा रहे हो कि तुम्हारे विश्वास के मुताबिक इसमें एक भी गोली नहीं है। तुमने इसे खाली करके मुझे वापस किया था, परंतु तुम्हारा निर्भाग्य है कि मुझे यहाँ पहुँचने से पहले ही इस बात की जानकारी हो गई थी और मैंने इसमें गोलियां भर ली थी। लांबा की बात सुनकर मुझे पहली बार हकीकी मानों में हैरत का झटका लगा और मेरा इत्मीनान रुखसत हो गया। मैं इसी खुशफहमी में तो उसे बार बार गोली चलाने की दावत दे रहा था, यानी अब मुझे यकीनी मौत का सामना है। ये मनहूस शख्स किसी भी वक्त गोली चला सकता है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए फौरी तौर पर कुछ करना है। तभी मेरे जहन में उम्मीद की एक किरण चमकी। मैंने कहा, तुम जो भी कह लो, मुझे पता है तुम्हारी नीयत में असल बिगाड़ अशरफियों की झनकार सुन के आया है, तो लो संभाल लो अपना धन। ये कहकर मैंने लूट के सामान का पोटला लांबा की तरफ उछाल दिया। मेरी इस गैर मुतवक्के हरकत पर वो बुरी तरह चौंका और उसने बगैर सोचे समझे वो खजाना पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने जानबूझकर वो पोटला उसकी पहुंच से बाहर उछाला था, लिहाजा वो लांबा के फैले हुए हाथ के पास से गुजरने लगा। उसने उछलकर अपनी पहुंच बढ़ाना चाही और इसी कोशिश में उसका तवाजुन बिगड़ा। साथ ही रिवॉल्वर की नाल का रुख मेरी तरफ से हट गया। मैंने यही मौका हासिल करने के लिए तो दौलत का वो गट्ठड़ लांबा की तरफ उछाला था। पलक झपकते में भारी भरकम ताला मेरे बाएं हाथ से दाएं हाथ में मुंतकिल हुआ और मैंने उसे पूरी ताकत से लांबा की तरफ दे मारा। मैंने उसकी खोपड़ी का निशाना लिया था। मैं अपनी इस कोशिश में पूरी तरह कामयाब नहीं रहा, तहाँ मेरे हाथ से तोप के गोले की तरह निकलने वाला वो फौलादी ताला शायद उसके जबड़े और गर्दन से टकराया था। वो जर्ब जानलेवा हद तक तबाहकुन नहीं थी, मगर इतनी जोरदार जरूर थी कि दर्द की शिद्दत ने वक्ती तौर पर लांबा के हवास मुख्तल कर दिए। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया और वो दोनों हाथ चोट के मकाम की तरफ उठाते हुए दीवार से टकराया और फर्श पर गिर पड़ा। ये मोहलत मेरे लिए काफी से ज्यादा थी। मैंने पलक झपकते में अपना पिस्तौल निकाला और तूफानी बगुले की तरह लांबा की तरफ लपका। उसके पास पहुंचते ही मैंने उसके करीब पड़े रिवॉल्वर को ठोकर लगाकर माले गनीमत के पोटले के पास पहुंचा दिया और पिस्तौल की नाल लांबा की खोपड़ी पर टिकाते हुए कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया लांबा। कोई बेवकूफाना हरकत की तो अगला सांस नर्क में जाकर लोगे। अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांधकर चुपचाप मुंह के बल लेट जाओ। मेरे खुखार लहजे के मुकाबले में पिस्तौल की नाल के बेरहम लम्स ने मेरे पैगाम की बेहतर तफहीम की होगी। चंद ही लम्हों में वो किसी मगरमच्छ की तरह पेट के बल जमीन पर दराज हो चुका था। मेरे हुक्म के ऐन मुताबिक उसने दोनों हाथ भी पीठ पर कर लिए थे। अलबत्ता उसके हलक से दर्द भरी कराहों का सिलसिला बदस्तूर जारी था। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, उसने अपनी अजियत पर किसी हद तक काबू पाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो रोहित बाबू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धन के लोभ ने मेरी बुद्धि निष्ट कर दी थी।
मैंने उसकी बात सुनकर हल्का सा कहा लगाया। कहा, बहुत जल्दी पटड़ी पर वापस चढ़ गए हो लांबा जी। अभी कुछ देर पहले तो किसी और ही सुर में बात कर रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, क्योंकि ये सच है कि मैं तुम्हारी हत्या करने का कोई इरादा नहीं रखता था। तुम तो मेरे कमाऊ पूत हो। हम सब कुछ भूल कर पहले की तरह यहाँ से निकलेंगे, किसी अलग थलग जगह 2-3 घंटे गुजारेंगे। उसके बाद तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़कर अपने धंधे पर चले जाना, क्योंकि अब मैं हर महीने तुमसे 1000 रुपया मनी ऑर्डर के जरिए मंगवाऊंगा। लांबा ने मेरी बात सुनकर मसरूर और पुरजोश लहजे में कहा, ठीक है, तुमको हर पहली तारीख को ये राशि मिलती रहेगी। अब मैं उठ जाऊं? मैंने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है यार, मुझे धन का पोटला और तुम्हारा हथियार अपने कब्जे में करने दो। तुम्हारा रिवॉल्वर अब मेरे पास रहेगा। तुम मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ोगे तो मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, परंतु गोलियां खाली करके। लांबा ने मुतमईन लहजे में कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। लांबा को निशाने पर रखते हुए मैंने अपने कहे के मुताबिक पहले उसका रिवॉल्वर उठाया और अपना पिस्तौल लिबास में रखकर लांबा को उसी के हथियार से निशाने पर रख लिया। फिर मैं माले गनीमत का पोटला समेटकर वापस लांबा के पास आया और फिर बिजली की सी तेजी से रिवॉल्वर की नाल थामकर उसके दस्ते की जरब लांबा की कनपटी पर लगाई। उसके हलक से अजियतनाक कर्राह खारिज हुई और फिर उसने अपना सर जमीन पर टिका दिया। उसके हाथ बदस्तूर पुश्त पर थे और सारा जिस्म धीरे धीरे झटके खा रहा था। मुझे लगा कि भारी भरकम पिस्तौल के दस्ते ने उसकी खोपड़ी तोड़ डाली है, लेकिन मैं कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने रिवॉल्वर फर्श पर रखा और अपना दायां घुटना लांबा की कमर पर टिका दिया। उसके बाद मैंने अपना दायां हाथ उसकी लरसती हुई पेशानी और बायां हाथ खोपड़ी की पुश्त पर मजबूती से जमाया और फिर दोनों हाथों की गिरफ्त सख्त करके फिर एक जोरदार झटके से गर्दन तोड़ दी। चंद ही लम्हों में उसके जिस्म पर तारी लर्जा खत्म हो गया और वो मुकम्मल तौर पर साकित हो गया। लांबा की मौत का यकीन कर लेने के बाद मैं उसकी लाश घसीटता हुआ उसी कमरे में ले गया जहां उसके नायब की लाश पहले से मौजूद थी। मैंने जल्दी जल्दी लांबा की वर्दी उतारी और अपने कपड़े उतार कर पहन ली, लेकिन वो मनहूस कद में मुझसे शायद आधा फुट छोटा और वजन में कम से कम 1 मन भारी निकला। सामने मौजूद दीवारगीर आईने में मुझे खुद पर सर्कस के मसखरे का गुमान गुजरा। मैंने मायूसी के आलम में लांबा की वर्दी उतार दी। मुझे अपने मंसूबे का यह हिस्सा खराब होने पर गुस्सा आ रहा था। मैं अपना लिबास दोबारा पहनने ही वाला था कि मुझे अपनी एक और हिमाकत का एहसास हुआ। मैंने अपने गाल पर एक ख्याली चपत रसीद की और सामने फर्श पर पड़े नारायण के सफरी बैग की तरफ लपका। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसमें नारायण की उम्दगी से कल्फ लगी वर्दी मौजूद थी। उस वर्दी के साइज के हवाले से भी मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। नारायण जिसामत में मेरे मुकाबले में कदरे भारी था, ताहम उसका कद लगभग मेरे जितना ही था। शानों की चौड़ाई में भी ज्यादा फर्क नहीं था। नारायण की यूनिफॉर्म मेरे जिस्म पर सज रही थी। मैंने कुछ सोचकर अपने लबों पर चिपकी मसनूई मूछें नोच डाली। मेरी शक्ल में किसी कदर तब्दीली आ गई, ताहम बालों से सफेदी दूर करने का अमल खासा तवील था, लिहाजा मैंने उसे बाद के लिए टाल दिया। उसके बाद मैंने लांबा की वर्दी से मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक के निशान और शानों पर मौजूद फीते वगैरह भी उतार कर अपनी वर्दी पर मुंतकिल कर लिए। लांबा मखसूस टोपी पहनने की तो जहमत ही नहीं करता था। मुतमईन होने के बाद मैंने लांबा का सर्विस कार्ड और जीप की चाबी जेब में और रिवॉल्वर होल्स्टर में रखा और नकदी जेबों में रखकर अपना लिबास पोटले में मुंतकिल कर दिया। कमरे से रुखसत होने से पहले मैंने अच्छी तरह जायजा ले लिया कि मेरी निशानदही करने वाली कोई अलामत तो बाकी नहीं रह गई। मुतमईन होने के बाद मैंने पोटला उठाया और कमरे से निकल आया। राहदारी में पड़ा ताला उठाकर मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर झांक कर देखा। मुझे आसपास दूर परे इक्का दुक्का लोग ही चलते फिरते दिखाई दिए। मौका साजगार पाकर मैं तेजी से बाहर निकला, हवेली के दरवाजे पर ताला लगाया और नपे तुले कदमों से कुछ दूर खड़ी लांबा की जीप की तरफ बढ़ा। माले गनीमत का पोटला जीप के अकबी हिस्से में फेंककर मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई। इंजन फौरन ही स्टार्ट हो गया। चंद ही लम्हों बाद मेरी जीप बेंगलोर शहर से बाहर जाने वाले एक रास्ते पर रवाना थी।